हुजूम ने रुख बदला और अब वो सर गंगाराम के स्टैचू पर पिल पड़ा। लाठियां बरसाई, ईंटें और पत्थर फेंके। एक ने तो बुद्ध के मुंह पर तारकोल तक मल दिया। दूसरे ने बहुत सारे पुराने जूते जमा किए और हार बनाकर बुद्ध के गले में डालने के लिए आगे बढ़ा। मगर अचानक पुलिस आ गई और गोलियां चलने लगी। जो गंगाराम के बुद्ध को जूतों का हार पहना रहा था वो शदीद जख्मी हो चुका था। और अब उसे मरहम पट्टी के लिए सर गंगाराम अस्पताल ले जाया जा रहा था। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुकर्रम अली खान और मुझे पूरा यकीन था कि आपको पहला पार्ट देखने के बाद अपने फेवरेट मंटू की जिंदगी के बकिया हिस्से का बड़ी बेचैनी से इंतजार होगा। मेरा भी कुछ यही हाल था, लेकिन क्या कीजिए कि दरिया को पूजे में बंद करना इतना आसान कहाँ। पहले हिस्से में हमने मंटो की इब्तिदाई जिंदगी डिस्कस की थी। एक ऐसा बच्चा जो बाप की जिद में हर काम उलट करता, स्कूल और कॉलेज में बार बार फेल होकर भी मुश्किल से मुश्किल किताबों के तर्जुमे कर डालता, कभी रेडियो तो कभी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखता, मगर एक लफ्ज़ भी बदल जाए तो गालियों से तबीयत साफ कर देता। हाँ, मगर वही मंटो बीवी के सामने कभी अपनी आवाज़ ऊंची ना करता। वो एक वक्त ख़ानदान में इतना बदनाम हुआ कि उसकी शादी में रिश्तेदार तो दूर, सगी बहन भी शरीक न हुई। फिर मंटू बंबई से कराची आ गए। बकौल उनके वो इतने मुसलमान तो थे ही कि मारे जा सकें। आपको मंटो का नाम बड़ा अट्रैक्ट करता है, मगर बुक शेल्फ उनके अफसानों से खाली है। लेकिन ऐसा करने में आप अकेले नहीं। मंटो को पढ़ना और समझना वाकई बड़े हौसले का काम है, जो हर एक के बस की बात नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए कि जो ये अफसाने लिख रहा था उसमें किस बला का हौसला होगा। वो अपनी तहरीरों पर लगे फहाशी के इल्ज़ामात पर कभी अदालत जाता, तो कभी जेल, तो कभी पागल खाने। मगर उसकी ज़िंदगी में फिर ऐसा क्या हुआ कि वो पैसों की खातिर अफसाने बेचने लगा, शराब के लिए भीख मांगने लगा। बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया कि बीमार बच्ची की दवाई लेने निकला और उन्हीं पैसों की शराब पी गया। आप अब तक रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारा ताल्लुक मंटो के अफसानों की तरह लाजवाल रहे। मंटो की लिखी कहानियां महज जिनसियत से भरी और फुहश हैं या वाकई उनमें कोई मकसद या पैगाम भी छुपा है? आइए इन सवालों के जवाबात तलाश करते हैं। मंटो ने यूं तो हर मौजू पर लिखा, लेकिन ये एक कड़वा सच है कि उन पर फुहश लिखने की जो छाप पहले दिन से लगी थी वो आज भी बरकरार है। वो आज भी उतने ही मुतनाज़े हैं जितने अपनी ज़िंदगी में थे। ऐसा नहीं कि फुहश लिखने पर उनके खिलाफ मुकदमात पाकिस्तान बनने के बाद बने हों। ये काम तो ब्रिटिश इंडिया के दौर में ही शुरू हो गया था। क़याम पाकिस्तान से पहले उनके 3 अफसानों काली शलवार, धुआं और बू के शाये होने पर फुहश लिखने का लेबल लग गया, लेकिन हर बार उन्हें बरी कर दिया जाता। मंटो क्या वाकई फुहश निगार था? इस पर 2 तरह की राय सामने आती रही हैं। अदबी हलकों के नज़दीक मंटो की तहरीरों को फुहश करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन अफसानों में इसी माशरे के चलते फिरते किरदार हैं। मंटो का कसूर ये था कि उसने इन तल्ख हकीकतों पर भी बात की जिससे लोग आमतौर पर नजरें चुराते हैं। अंधों के शहर में वो आईने बेच रहे थे और इसकी उनको मुखालफत भी सहनी पड़ी। कभी उनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, फतवों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि उन्हें पागल खाने भेज दिया। मगर वो वहाँ जाके भी खामोश नहीं बैठे, उन्होंने टोबा टेक सिंह लिख डाला। देखिए, मसला ये होता है कि जिस वक्त आप सच बोलने लगें, हमारे माशरे में लोग सच सुनना नहीं चाहते और जो सच बोलता है उसी को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया जाता है कि ये आदमी गलत है। तो अगर ये उनकी गलती है तो वो सबसे बड़े गुनहगार तो वो बनते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी सच बोला और उनमें वो करिश थी कि 75 साल पुराने माशरे में वो सच बोल रहे थे। इंतहाई रिज्जत पसंद माशरा था वो। सिगमंड फ्रॉइड की तरह मंटो भी जिन्स को हवा, पानी और ग़िज़ा की तरह इंसान की बुनियादी ज़रूरत करार देता। उसके एक अफसाने डार्लिंग पर बहुत तनकीद हुई। मजहबी हलकों ने उसे इंतहाई वाहियात तहरीर कहा। मंटो ने उसमें एक ऐसी खातून का किरदार बताया जिसे एक शख्स अंधेरे में अपने साथ ताल्लुक पर आमादा करता है। जब रोशनी होती है तो उसे पता चलता है कि वो औरत तो निहायत बदसूरत है।
वो डर कर पीछे हट जाता है। उस बात से औरत इतनी फ्रस्ट्रेटेड होती है कि उसका कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो जाता है। इस पर वो शख्स कहता है, मैंने एक नहीं 2 कत्ल किए हैं, एक औरत का और दूसरा उसके जज्बात का। मंटो का कमाल ये था कि वो इंसानियत से हैवानियत और हैवानियत से इंसानियत निकालने का हुनर जानता था। अल्फाज के चुनाव पर उंगलियां उठती तो मंटो कुछ यूं जवाब देता, अगर मैं किसी औरत के सीने का जिक्र करना चाहूंगा तो उसे वही कहूंगा, मूंगफली, मेज या उस तरह नहीं। मगर इसका क्या इलाज कि बाज हजरात के नजदीक तो औरत का वजूद ही फहुश है। मंटो ने अपनी कई कहानियां तवाइफों पर लिखी। अक्सर मंटो पर लान तान होती कि वो तवाइफ ही को क्यों मौजू बनाता है। मंटो कहा करता, वेश्या यानी तवाइफ का वजूद खुद एक जनाजा है जिसे समाज अपने कंधों पर उठाए हुए है। वो इसे जब तक कहीं दफन नहीं करेगा इसके मुतालिक बातें होती रहेंगी। लेकिन एक और जगह मंटो लिखते हैं कि गंदगी और गलाजत उठाकर बाहर फेंकने के लिए अलग किस्म की गाड़ियां होती हैं। वैसे ही उन औरतों का वजूद भी ज़रूरी है जो आपकी गलाजत उठाती हैं। अगर ये औरतें ना होती तो हमारे गली कूचे मर्दों के गलीज हरकतों से भरे होते। एक कहानी काली शलवार लिखने पर भी इन्हें कोर्ट जाना पड़ा। उसमें सुल्ताना नामी एक मुसलमान तवाइफ मुहर्रम आने पर काली शलवार खरीदना चाहती है ताकि इज्जत से आशूरा मना सके, मगर उसके लिए इसे अपना जिस्म बेचना पड़ता है। मंटो ने जज से सवाल किया कि सुल्ताना जैसी जिंदा लाश की कहानी को कोई फहुश कैसे कह सकता है। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है वो दरअसल मौजूदा निज़ाम का नुक्स है। बिलाखिर अदालत को कायल होना ही पड़ा। क्या ज़रूरी है कि जो भी कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट, राइटर हो, पेंटर हो, एक्टर हो या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट से उसका ताल्लुक़ हो, क्या ये वाकई ज़रूरी है कि वो इखलाकियात के जो हमारे कन्वेंशनल मयार हैं उस पर पूरा उतरे? उर्दू लिटरेचर में जो बेहतरीन अफसाना निगारों में से ख़ास तौर पे जो 20th सेंचुरी के जो मॉडर्न राइटर्स माने जाते हैं उसमें मंटो का नाम सर फहरिस्त रहा है और मेरे ख़्याल से बहुत अरसे तक रहेगा। मुख्तसर एक आदमी ने कोई 43 साल की ज़िंदगी उसने जी और उसमें भी उसने कोई 22 अफसानों के मजमूए लिख दिए। आई थिंक टोटल तादाद कोई 270-275 के करीब होती है जो अफसानों की है। 5 उनके मजमूए छपे हैं, रेडियो ड्रामों के कंपाइल हुए हैं, वो भी काफ़ी प्रोलिफिक थे। 12 फिल्मी कहानियाँ, 2 शख्सी खाकों के पूरे मजमूए, मज़ामीन। तो ही क्राम्ड अ लॉट इन दोज 43 ईयर्स। मंटो के एक अफसाने खोल दो पर बहुत शोर मचा। इस पर भी फांसी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। इस अफसाने में पार्टीशन के दौरान एक ऐसी लड़की का हाल बयान किया गया है जो बार बार जिनसी ज्यादती का शिकार होती है। वो नीम मुर्दा हालत में बिस्तर पर पड़ी है कि डॉक्टर कमरे में आकर सूरज की रोशनी के लिए आवाज़ लगाता है। वो कहता है कि ज़रा खिड़की खोल दो, मगर उस नीम बेहोश लड़की को सिर्फ खोल दो की आवाज़ सुनाई देती है और उसका हाथ गैर इरादी तौर पर अपने ज़ारबन पर चला जाता है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है। मंटो की एक और कहानी ठंडा गोश्त पर भी बहुत लेदे हुई। इसे भी फहुश करार देकर बाकायदा मुकदमा चलाया गया। अहमद नदीम कासमी ने इसे छापने से इनकार कुछ इन अल्फाज में किया, मंटू साहब माफ़ कीजिएगा, अफसाना बहुत अच्छा है लेकिन मेरे मैगज़ीन के लिए बहुत गर्म है। और ऐसा ही हुआ। जब एक और मैगज़ीन ने इसे शाये किया तो तमाम कॉपियाँ जब्त कर ली गईं। तो लाइन तो वो हर जगह छलांगने के चक्कर में रहते थे, मतलब तो लग रहा है कि छलांग लगा रहे हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल में वो जिस कबीले के थे लिखने वाले या जिस सोच के मालिक थे या जिस अंदाज के वो लिखना चाहते थे, वो मेरे ख्याल में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ब्लंट थे, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि जनाब नहीं इनकी मंटो की तो बल्कि ये तक होता है बाज़ जगह पे, तो मैंने ये तक देखा कि उनकी नॉवेल्स वगैरह ये जो आपको मैंने बताया ठंडा गोश्त और ये, वो कहते हैं कि जनाब ये तो घर में भी ना रखें, आपको कोई बच्चों को कोई पढ़ना ले। जानी की होया तेनू दस ना। बुनियादी तौर पर ठंडा गोश्त एक मर्द के जज्बात सर्द होने या ज़मीर के बोझ तले नफ्सियाती तौर पर नामर्द हो जाने की कहानी है।
इसमें एक सिख लड़की कलवंत कौर का किरदार है जो अपने महबूब ईशर सिंह का कुर्ब हासिल करने के लिए बड़े जतन करती है। ईशर सिंह की बेरुखी पर वो उसे जख्मी कर देती है और सीने पर चढ़कर गुस्से से पूछती है कि इसे क्यों इसकी जरूरत ना रही। ईशर सिंह उसे हिंदू मुस्लिम फसादात में एक घर से जवान लड़की उठा ले जाने का किस्सा सुनाता है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वो बताता है कि असल में वो लड़की एक लाश थी, वो मर चुकी थी, वो ठंडा गोश्त थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। मंटो के बारे में किसी ने दुरुस्त कहा है, वो अपने अफसानों में औरतों को बेलिबास करता है, मगर हकीकत तो ये है कि उसने उन्हीं औरतों के बारे में लिखा है जिनके कपड़े हालात और माशरे ने उतारे। हतक की सौगंधी हो या खोल दो की सकीना, काली शलवार की सुल्ताना हो या फिर ठंडा गोश्त की कलवंत कौर, ये मंटो के वो किरदार हैं जो हालात के मारे हुए हैं। देखिए, मंटो साहब के नज़रिए से आप इख्तलाफ रख सकते हैं, मगर जो कुछ उन्होंने लिखा क्या वो गलत था, क्या झूठ है? क्या आज भी खोल दो की सकीना हमारे माशरे में मौजूद नहीं है? क्या आज भी कब्रों से ठंडा गोश्त निकाल कर लोग अपनी हवस पूरी नहीं करते? क्या आज भी ख़वातीन को दफातर में तवाइफ का लाइसेंस नहीं दिया जाता? अगर ये सब कुछ लिखना गलत है तो मंटो साहब वाकई में गलत लिख रहे थे। क्या माशरे में आज भी ये सब कुछ नहीं हो रहा? मगर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आज मंटो जैसा कोई करेजियस आदमी मौजूद नहीं है जो इन तमाम प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सके। मंटो एक माहिर जर्राह की तरह यह खूब जानता था कि कलम की नोक से कहाँ चीरा लगाना है। वो जो सोचता लिख डालता। उसे बदनामी का डर था, ना पकड़े जाने का खौफ। वो तो एक सरफिरा दीवाना था जिसे ज़माने की मुखालिफ सिमत में चलकर बड़ा मज़ा आता। कोई कुछ कहता रहे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। मंटो के शाहकार अफसाने टोबा टेक सिंह के किरदार बेशन सिंह को ही ले लीजिए। वो आज भी पढ़ने वालों को हिला कर रख देता है। पागल खाने के बेशन सिंह को ना हिंदुस्तान से गर्ज है ना पाकिस्तान से। वो एक ही रट लगाए हुए है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पागलों का तबादला होता है तो बेशन सिंह को वाघा बॉर्डर के जरिए भारत भेजा जाता है, लेकिन वो दोनों सरहदों के दरमियान एक जोरदार चीख मारता है और गिर कर मर जाता है। खारदार तारों के एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान, और बीच में बेनाम जमीन के टुकड़े पर टोबा टेक सिंह पड़ा है। मंटो ने आखिरी सलूट अफसाने में फौजियों की जहनी तकलीफ को बयान किया है। इन फौजियों ने दूसरी जंग अजीम साथ मिलकर लड़ी थी। वो पक्के दोस्त थे, लेकिन तकसीम के बाद कश्मीर में एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे थे। वो जहनी तौर पर ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी लड़ाई का आखिर क्या मकसद है। मंटो का ये अफसाना भारत में पढ़ा जाए या पाकिस्तान में, ऐसा कोई शख्स नहीं जो उसमें छुपा दर्द महसूस न कर सके। ख्वाह वो नॉवेल हो, ख्वाह वो अफसाना हो, ख्वाह वो शॉर्ट स्टोरीज़ हो, उसने हर एक रीडर को मुतासिर किया अपनी तहरीर की काट से, अपनी तहरीर के डेप्थ से, अपनी तहरीर की ज़ौक़ से। मतलब वो पूरे छाए हुए हैं। जब आप पढ़ते हैं उनको तो आपके जहन पे वो मंज़र और वो सारी चीज़ें, वो बिल्कुल उस मंज़र कशी इतनी ज़बरदस्त है कि वो ऐसा लगता है कि आप असल हकीकत में चले गए। मंटो में संजीदगी के साथ मज़ाहिया रंग भी मौजूद था। उनके बाज़ जुमले दोस्तों को अलग ही मज़ा देते। उनके एक दोस्त ने लिखा कि एक बार एक मेम साहब की हसीन टांगों को देखकर मंटो कहने लगे, अगर मुझे ऐसी 4 टांगें मिल जाएं तो इन्हें कटवा कर अपने पलंग के पाए बनवा लूँ। मंटो अपने खाके नूर जहाँ सुरूर जहाँ में लिखते हैं, नूर जहाँ फिल्म बीनों के लिए एक फितना थी, क़यामत थी, लेकिन मुझे उसकी शक्ल सूरत में ऐसी कोई चीज़ नज़र न आई। मैं नूर जहाँ के गले से मुतासिर हुआ। अगर कभी नूर जहाँ की आवाज़ फ़िज़ा में बुलंद हो तो कान उसे सुने बगैर नहीं रह सकते। जब उसे फिल्म के लिए गाना होता तो वो ख़ास एहतमाम से पाव भर अचार खाएगी, उसके बाद बर्फ़ का पानी पिएगी। कहती है इस तरह आवाज़ निखर जाती है। मंटो ने इसी खाके में नूर जहाँ और उनके पहले शौहर शौकत रिजवी का भी तफसील से जिक्र किया है। आशिकों की इस जोड़ी के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करने में मंटो ने बड़ा किरदार अदा किया। उनकी शौकत से बड़ी गहरी दोस्ती थी। अब ये सवाल कि मंटो क्या अपनी ज़िंदगी में भी वैसे ही गैरतमंद, अनापरस्त और खुददार थे जैसे वो अपने अफसानों के बाज़ किरदारों में नज़र आते थे? ये एक शफ़ाक हकीकत है कि अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में अगर वो ऐसे थे भी
तो आखिरी सालों में शराब नोशी की लत ने इन्हें इंतहाई बेबस और लाचार बना दिया था। यहाँ तक कि घर वालों को इन्हें पागल खाने तक भेजना पड़ा, जहाँ उनका इलाज होता रहा। मंटो के करीबी दोस्त शाहिद सिद्दीकी लिखते हैं कि मंटो ने शराब के लिए अच्छा बुरा सब लिख डाला। एक वक्त आया कि पब्लिशर दूर से देखते कि मंटो आ रहा है तो इधर उधर खिसक जाते। लोग उनसे दूर भागते थे कि अब वो फिर पैसे मांगेंगे। मंटो ने अपनी सेल्फ स्टीम ही ख़त्म कर ली थी। शाहिद सिद्दीकी के मुताबिक मंटो की अब बिल्कुल वही हालत थी जिसका शिकार अख्तर शिरानी और मीरा जी थे। वो बेतकल्लुफ़ लोगों की जेब में हाथ डाल देते और जो कुछ जेब में होता निकाल लेते। ऐसे हालात में मंटो की लोग कितनी इज्जत करते होंगे ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं। फैमिली हो गई थी, बच्चे हो गए थे, फिर शराब की लत ऐसी थी। बहुत बड़ी तादाद में अफसाने ख़ासतौर पर पाकिस्तान आने के बाद जो उन्होंने लिखे हैं वो तो डेली नीड्स को पूरा करने के लिए वो पब्लिशर के दफ्तर में बैठ के आधे घंटे के अंदर एक अफसाना लिखा करता था कि अच्छा पैसे दे दो और मुझे, क्योंकि वो चाहिए थी। एक अकाउंट है उनका अपना जिसमें उसमें आया है कि मुझे और कुछ होना हो, खाना वाना है, बाकी चीज़ है, दिन में 40 रुपये इसलिए कमाने हैं कि उसमें से 37 रुपये की बोतल आती थी। मंटो को जब शराब न मिलती और उनका नशा टूटने लगता तो वो हद दर्जे के खुदगर्ज साबित होते। पूरी दुनिया उनके लिए जैसे बेमानी हो जाती थी, यहाँ तक कि उनके लिए अपनी बीवी बच्चे भी। एक दिन मंटो की बेटी बीमार पड़ गई। बीवी ने दवा लाने का कहा। मंटो जब घर वापस आए तो खाली हाथ नहीं थे, मगर दवा के बजाय उनके हाथ में शराब की बोतल थी। ये उनका एक भयानक और खौफनाक रूप था, जिसका कलम तवाइफों और मजलूम खवातीन के हक में तो लिखता, लेकिन खुद अपनी बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा उसे शराब की बोतल अजीज़ थी। एक बार मंटो शदीद बीमार हुए, उन्हें खून की ज़रूरत पड़ी। एक नौजवान जो मंटो के अफसानों का आशिक था किसी तरह मंटो तक पहुंचा और उन्हें अपना खून अतिया कर दिया। इस मौके पर मंटो की मासूम बेटी उस नौजवान से पूछती है, आपने अब्बा जान को खून किस लिए दिया? वो नौजवान कहता है, सादत हसन मंटो की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। जिस किस्म के हालात वो देख रहे थे कि ऐसे हालात देखने के बाद कोई नॉर्मल रह सकता है। और अगर मंटो साहब में एक तरह से मान लिया जाए कि प्रॉब्लम थी उनके अंदर, तो क्या ये प्रॉब्लम गालिब के साथ नहीं थी? कि गालिब का फिर तो तमाम कलाम जो है वो जला देना चाहिए। मीर को हमें करना चाहिए कि निसाब से तो निकाल ही देना चाहिए। उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, ये शेर मीर का है। पूरी ज़रा इसको सियाक़ व सबाक़ के साथ समझें तो क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर एक काम करें कि किसी परहेज़गार मौलवी साहब को बुलाया जाए और उनसे कहें कि आप अफसाना निगारी शुरू करें और हम आपके अफसाने पढ़ेंगे। मारूफ मुसन्निफ़ा असमत चुग़ताई ने अपनी यादाश्त कागज़ी है पैरहन में लिखा है कि मंटो अगर कीचड़ उछालते हैं तो ये वो गंदगी है जिसे साफ़ करने की ज़रूरत भी शिद्दत से महसूस होती है। मंटो की नवासी और मुसन्निफ़ा आयशा जलाल ने अपनी किताब द पिटी ऑफ पार्टीशन में लिखा है, चाहे मंटो तवाइफ़ों, दलालों या मुजरिमों के बारे में लिख रहे हों, वो अपने क़ारीन पर यह तासुर देना चाहते थे कि ये बदनाम लोग भी इंसान हैं, उन लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान जिन्होंने मुनाफिकत की चादर ओढ़ रखी है। मंटो के अफसाने चुगत पर भी काफ़ी तनकीद हुई। उसमें एक ऐसा शख्स दिखाया गया है जिसे एक पहाड़ी लड़की अपनी अदाओं से सब कुछ कह देती है, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं बोलती। ये शख्स कोशिश के बावजूद इज़हार मोहब्बत में नाकाम रहता है। ऐसे में एक और शख्स लड़की की ज़िंदगी में आता है और ये जुगत हाथ मलता रह जाता है। इस अफसाने पर भी लोगों ने मंटो को निशाने पर रखा। भारतीय मुसन्निफ़ा रेती तनोजा कहती हैं कि मंटो इस ख्याल से बाज नहीं आते थे कि ख़वातीन की जिनसी ज़रूरियात और अपना एक जिनसी विजन होता है, और फिर अदब वही नहीं होता जो ज़माने को सूट करता हो। मंटो पर फहुश निगारी का इल्ज़ाम लगाने और इनका दिफा करने वाले दोनों बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मगर हकीकत यही है कि अदीब वही लिखता है जो उसके गिरदो पेश हो रहा होता है, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। एक बात तो तय है कि मंटो के कलम से निकलते नश्तर ऐसे दिमागों में ज़्यादा चुभते हैं जो हर चीज़ को मज़हब और रिवायात के आईने में देखने के आदी हैं। एक वक्त आया मंटो हालात से इतने तंग हो गए थे कि अक्सर खुद को जिंदा कब्र करार देते। इसमें यकीनन ज़माने का कुछ ना कुछ कसूर रहा होगा, मगर जिस ढंग से मंटो ने ज़िंदगी गुजारी
उसमें दूसरों से ज्यादा खुद मंटो का अपना ही हाथ था। एक ऐसे अजियत पसंद शख्स की तरह जिसे खुद को जख्म लगाने में राहत मिलती थी। मंटो चाहते तो शायद औसत जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र के कई साल शराब और सिगरेट के धुएं में फूंक डाले। वो चाहते तो अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करके 30-40 साल मजीद जिंदा रह सकते थे, मगर नहीं, मंटो 42 साल 8 माह और 4 दिन जिंदा रहने पर ही राजी थे। शायद ये अच्छा ही था, क्योंकि आज के ज़माने में तो इन्हें सुनने और पढ़ने की ज़रा भी ताब नहीं। बहुत सारे राइटर्स जो कि थोड़ी सी सेफ अप्रोच लिया करते थे और अवॉइड करते थे, मंटो ने ऐसा कभी कोई सेफ अप्रोच नहीं ली। लिखा और बहुत लिखा और बहुत सख्त लिखा, और एक आई थिंक ये बदकिस्मती भी हम अपने माशरे की कही है कि वो आज भी रेलेवेंट इसे लगता है कि शायद हमारा माशरा बहुत सारे उन पर्टिकुलर मयारों पे आज भी उसी चीज़ों को दोहरा रहा है, उसमें कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आई। इसलिए वो जो लिखा हुआ जो आज से 70 साल पहले था वो शायद आज भी रेलेवेंट इसीलिए है। मंटो 18 जनवरी 1955 को लाहौर में इंतकाल कर गए। कब्रिस्तान जाएं तो चश्मे तसव्वुर से लगता है कि उनकी कब्र के एक तरफ मंगू कोचवा फातिहा के लिए हाथ उठाए खड़ा है, तो दूसरी तरफ वो तमाम औरतें नोहा कुना हैं जिन्हें एक दुनिया बदकिरदार कहती रही। अरे हाँ, मंटो के कत्बे के साथ क्या हुआ वो बात तो कहीं पीछे ही रह गई। मंटो जब 40 साल क्रॉस कर गए तो उनकी छठी हिस्स बताने लगी कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। शराब और सिगरेट ने मंटो को बिल्कुल खोखला कर दिया था। मंटो की जिंदगी ही ने मौत के मुंह में ले जा रही थी। शायद यही एहसास था कि जब जफर जुबैरी ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा तो मंटो ने उस पर अपना कतबा लिख डाला। यहाँ सादत हसन मंटो दफन है, मनो मट्टी तले पड़ा अब भी इसी फिक्र में सरगर्दा कि कौन बड़ा कहानीकार है, खुदा या वो खुद। मगर मंटो के रिश्तेदारों ने अल्फाज बदलकर यूं कर दिए, ये सादत हसन मंटो की कब्र है, जो अब भी समझता है कि उसका नाम लौहे जहां पर हर्फ मुकर्रर नहीं था। वो मंटो जो अपनी तहरीर में एक लफ्ज भी इधर से उधर करने की इजाजत नहीं देता था, जिसने दिल्ली रेडियो स्टेशन की मुलाजमत को महज इसलिए लात मार दी थी कि उसके लिखे ड्रामों को तब्दील कर दिया गया था। जरा सोचिए कि कब्र में उस पर क्या बीती होगी। मुर्दे अगर बोल सकते तो मंटो इस नाइंसाफी पर कब्र से सदाए एहतजाज जरूर बुलंद करता। मारूफ सहाफ़ी वसतुल्लाह खान लिखते हैं कि मंटो, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ कि गालिब का लिखा बाकी लोगों की तरह जजों को भी समझ नहीं आया, वरना तुम्हारी कब्र का कतबा भी किसी जज के कटहरे में पाया जाता। मंटो के बारे में कहा जाता है कि वो जिंदगी की बाजी हार कर भी जीत गया। आज दुनिया इसे दोबारा दरियाफ्त कर रही है, फिल्में बन रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, हम और आप इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी उसके चाहने वाले बहुत हैं जिनका दावा है कि मंटो का नाम ऐसे ही जिंदा रहेगा जैसे उसकी कहानियों के किरदार जिंदा हैं। मंटो कौन था? गंदी कहानियां लिखने वाला फुहुश राइटर या फिर उर्दू अदब का अजीम मुसन्निफ? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। वैसे जिसकी जो मर्जी आए कहता रहे, मंटो को ना तो जिंदगी में कोई फर्क पड़ता था और अब तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है, कोई माई का लाल ऐसा होगा जो 1000 साल बाद भी मंटो के बगैर जरा उर्दू अफसाने की तारीख लिखकर तो दिखाए। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी